क्या कभी आपने सोचा है कि बिना आवाज ऊंची किए, बिना कोई बहस किए, या यहाँ तक कि बिना कोई सीधी मांग रखे, क्या किसी से अपनी बात मनवाई जा सकती है? बिल्कुल। और वो भी बिना किसी जादू या हिप्नोसिस के। हाँ, मतलब कोई माइंड कंट्रोल वाला ड्रामा नहीं। बस कुछ ऐसे बारीक तकनीकें जो सीधे सामने वाले के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से बात करती हैं। एग्जैक्टली। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य को गहराई से समझने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास हेनरिक फेक्सियस की बहुत ही फेमस किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स के नोट्स हैं। और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि लोगों के हाव भाव कैसे पढ़ें, बल्कि ये डिकोड करना है कि उनके फैसलों को बिना उन्हें एहसास दिलाए कैसे प्रभावित किया जा सकता है। सही बात है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मुझे ना हमेशा से एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इंसान सच में पूरी आजादी से अपने खुद के फैसले लेते हैं? ये तो मनोविज्ञान का सबसे बुनियादी सवाल है ना? या फिर हम अनजाने में ही सही हमेशा किसी ना किसी चीज से प्रभावित होते रहते हैं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ। देखो, हेनरिक फेक्सियस अपने सॉर्स मटेरियल की शुरुआत में ना इस पर एक बहुत सीधा प्रहार करते हैं। उनका एक कोट है तो आज की इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। वो कहते हैं, लोग सोचते हैं कि वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असलियत में ज्यादातर समय वो प्रभावित होते हैं। वाओ, मतलब हमें बस इल्यूजन है कंट्रोल का। बिल्कुल। अब तक इस विषय पर जब भी बात होती है तो फोकस सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पढ़ने तक सीमित रहता है। हाँ, जैसे अगर किसी के हाथ बंधे हैं तो वो डिफेंसिव है, या नजरें चुरा रहा है तो शायद झूठ बोल रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन फेक्सियस हमें रीडिंग से एक बहुत बड़े कदम की ओर ले जाते हैं, जो है इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव डालने का विज्ञान। और ये प्रभाव डालने का विज्ञान शुरू होता है एक ऐसे आंकड़े से जो सच में हैरान करने वाला है। मतलब हम सभी खुद को बहुत ही तार्किक और लॉजिकल इंसान मानते हैं। हाँ, सबको लगता है कि वो बहुत रैशनल है। बिल्कुल। हमें लगता है कि हम किसी भी सिचुएशन में फायदे और नुकसान की लिस्ट बनाते हैं, डेटा देखते हैं और फिर एक ठोस फैसला करते हैं। लेकिन सोर्स बताता है कि हमारे 90% फैसले लॉजिकल होते ही नहीं हैं। 90%। और यहीं से इन्फ्लुएंस का असली खेल शुरू होता है। मतलब वो फैसले पूरी तरह से भावनात्मक होते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ले रहा होता है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से ड्राइव हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये 90% फैसले सबकॉन्शियस ले रहा है। अगर हम इस बात की गहराई में जाए ना कि ऐसा क्यों होता है, तो हमें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को समझना होगा। विकासवाद को? वो कैसे? देखो, हमारे दिमाग का जो हिस्सा लॉजिकल सोच के लिए जिम्मेदार है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। अच्छा, मतलब लॉजिक लगाने में दिमाग की बैटरी ज्यादा खर्च होती है। एग्जैक्टली। अगर हम दिन भर के हर छोटे बड़े फैसले को लॉजिक की कसौटी पर तोलने लगें, जैसे सुबह उठकर कौन से रंग के मोजे पहने, हाँ, या किस रास्ते से आए, लंच में क्या खाएं, अगर सब में लॉजिक लगाया तो हमारा दिमाग कुछ ही घंटों में पूरी तरह से थककर क्रैश हो जाएगा। ओह, तो इसका मतलब है कि भावनाएं असल में दिमाग को क्रैश होने से बचाने का एक तरीका है। एक तरह से हाँ। विकासवाद ने हमारे दिमाग को भावनाएं एक टूल के रूप में दी हैं। भावनाएं असल में शॉर्टकट्स हैं। इमोशनल शॉर्टकट्स। बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड इन भावनात्मक शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से और कम ऊर्जा खर्च किए बिना फैसले लेता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाना चाहती हूँ और मैं उसके लॉजिकल दिमाग से बहस कर रही हूँ, तो आप एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि लॉजिक हमेशा सवाल उठाता है। सही कहा। लेकिन अगर मैं सीधे उसके सबकॉन्शियस माइंड यानी उन भावनात्मक शॉर्टकट्स तक अपनी बात पहुंचा दूं, तो फैसला अपने आप मेरे पक्ष में आ जाएगा। बिल्कुल। आपको उससे उलझने या उसे तर्क से हराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल किसी कंप्यूटेटिव बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह है। कैसे? थोड़ा समझाइए। मतलब जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम माउस चला रहे हैं, हम फोल्डर खोल रहे हैं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। ये हमारा लॉजिक है। हाँ, फ्रंट एंड पे जो दिख रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन असल में उस स्क्रीन के पीछे एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, जो अदृश्य है और छुपकर सारे असली काम कर रहा है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अवचेतन मन है। बहुत ही शानदार रूपक है ना? अगर कोई उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड ही बदल दे तो स्क्रीन पर माउस चाहे जहां चले, अंत में होगा वही जो सिस्टम चाहेगा। क्या बात है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसकी अपनी एक अलग भाषा होती है। मतलब ये शब्दों को नहीं समझता है, लेकिन इस शब्दों से ज्यादा संकेतों को समझता है। सोर्स में फेक्सियस बताते हैं कि इस अवचेतन मन रूपी ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचने का पहला प्रैक्टिकल तरीका शब्दों से नहीं बल्कि शरीर से शुरू होता है।
शनि से। हाँ, और यहाँ बात आती है मिररिंग की। अवचेतन मन तक पहुंचने की ये सबसे पहली और बुनियादी तकनीक है। ओके, तो चलिए इस मिररिंग को प्रैक्टिकल नजरिए से समझते हैं। इसका मतलब है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज की नकल करना। नकल करना, लेकिन बहुत ही गहरे स्तर पर। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने की टोन और उसके व्यवहार की बहुत ही सूक्ष्म यानी बारीक तरीके से मैचिंग करना। जैसे अगर कोई कैसे बात कर रहा है? उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला इंसान बहुत धीरे और आराम से बात कर रहा है, तो आप भी अपनी बात करने की गति धीमी कर लें। और अगर वो बात करते हुए थोड़ा आगे की तरफ झुक रहा है? तो आप भी हल्का सा आगे झुक जाएं। यहाँ तक कि अगर वो गहरी सांसें ले रहा है, तो आप भी अपनी सांसों की गति को उसके साथ मैच करने की कोशिश करें। लेकिन एक लॉजिकल सवाल ये उठता है कि इससे होता क्या है? मतलब मेरे धीरे बोलने या आगे झुकने से सामने वाले का फैसला कैसे बदल सकता है? मैं ये सोच रही हूँ ये सब बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं का खेल है। जब कोई इंसान हमारे जैसी हरकतें करता है ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत एक सिग्नल जाता है कि ये इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है। ओह, सिमिलैरिटी का सिग्नल। एग्जैक्टली। और इंसानी फितरत, जो हजारों सालों से कबीलों में रहने की वजह से विकसित हुई है, ये मानती है कि जो हमारे जैसा है वो सुरक्षित है। हाँ, अपनी ट्राइब का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। हम उन लोगों पर स्वाभाविक रूप से भरोसा करते हैं जो हमारे समूह के लगते हैं। एक बार जब दिमाग को ये मेरे जैसा वाला सिग्नल मिल जाता है, तो वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म यानी अपने गार्ड्स नीचे कर देता है। और बिना एक भी शब्द बोले एक नेचुरल ट्रस्ट पैदा हो जाता है। सही बात है। Here is where it gets really interesting, क्योंकि ये सब सुनने में बहुत प्रभावी लग रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है जो थोड़ी अजीब है। कैसी तस्वीर? मतलब, क्या ये बहुत अजीब या सच कहूं तो थोड़ी डरावनी या क्रीपी नहीं लगेगी? मान लीजिए मैं किसी के सामने बैठी हूं और वो जैसे ही अपना दायां हाथ उठाता है, मैं भी दायां हाथ उठा लूं। वो पैर पर पैर रखता है, मैं भी रख लूं। ये तो बिल्कुल रोबोट की तरह नकल करना हो गया। हाँ, ये तो है। मुझे लगता है कि सामने वाला इंसान भरोसा करने के बजाय डर कर भाग जाएगा। हाँ, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है और हेनरिक फैक्सियस ने अपने सोर्स में इस पर खास तौर से एक चेतावनी दी है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ओवर एक्टिंग मत करना, सटल रहो। अगर आप बिल्कुल शीशे की तरह हर एक हरकत की तुरंत और सटीक नकल करेंगे तो वो अजीब ही लगेगा। तो सटल रहने का कोई प्रैक्टिकल उदाहरण क्या हो सकता है? सटल रहने का मतलब है कि आप कुछ सेकंड का पॉज लें और हरकत को थोड़े अलग तरीके से करें। मान लीजिए सामने वाले ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए हैं। तो मैं तुरंत अपने हाथ ना बांधूं? बिल्कुल नहीं। आप कुछ सेकंड इंतजार करें और फिर अपने हाथों को टेबल पर एक साथ जोड़कर रख लें। समझी। बाद अपने पेन को उसी अंदाज में पकड़ लें। मतलब ये है कि नकल करनी है लेकिन अकल के साथ, ताकि उसका लॉजिकल दिमाग जाग न जाए। हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत तेज होता है। जब भी उसे कोई चीज असामान्य या बनावटी लगती है, वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। बिल्कुल। अगर मैं रोबोट की तरह नकल करूंगी तो सामने वाले का लॉजिकल दिमाग तुरंत सोच में पड़ जाएगा कि भाई ये कर क्या रही है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप बहुत बारीकी से ये करेंगे तो लॉजिकल दिमाग को इसकी भनक भी नहीं लगेगी और ये सारा डेटा सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा। वाओ। और एक बार जब ये शारीरिक कनेक्शन बन जाता है तो सोर्स में बताया गया है कि इस प्रक्रिया का अगला कदम लीडिंग है। जी, लीडिंग। अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो लीडिंग का मतलब है कि मैं अचानक खड़ी हो जाऊं और देखूं कि क्या सामने वाला भी खड़ा होता है। अचानक नहीं, यहाँ भी सटल रहना बहुत जरूरी है। अच्छा। लीडिंग असल में उस कनेक्शन का एक टेस्ट है जो आपने मिररिंग के जरिए बनाया है। इसका मतलब है कि मिरर करने के कुछ देर बाद आप जानबूझकर धीरे धीरे अपना पोस्चर बदलें। जैसे मान लीजिए हम दोनों अब तक बातचीत के दौरान आगे की तरफ झुके हुए थे। हाँ, अब आप बहुत आराम से पीछे कुर्सी पर टिक कर बैठ जाएं। और फिर मुझे ये देखना है कि क्या सामने वाला भी अपना पोस्चर बदलता है। बिल्कुल। अगर कुछ ही पलों में सामने वाला व्यक्ति भी अपना पोस्चर बदलकर पीछे की तरफ रिलैक्स होकर बैठ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब उसने मुझे कॉपी किया? हाँ, इसका मतलब है कि अवचेतन स्तर पर एक गहरा कनेक्शन जुड़ चुका है और अब वो व्यक्ति अनजाने में आपको फॉलो कर रहा है। वाओ, उसने मानसिक रूप से मेरे नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। एग्जैक्टली। ये तो वाकई दिमाग को चकरा देने वाला है। लेकिन सोचिए, हमने शारीरिक रूप से ये कनेक्शन बना लिया है और सामने वाला हमें फॉलो भी करने लगा है, लेकिन सिर्फ पोस्चर बदलने से तो कोई डील साइन नहीं होगी। नहीं, जाहिर है। या कोई असली फैसला नहीं लिया जाएगा।
तो अब इस भरमसे को बातचीत में यानी शब्दों में कैसे तब्दील किया जाए, मैं ये जानना चाहती हूँ। यहीं पर भाषा और शब्दों की जादुई ताकत सामने आती है। शारीरिक तालमेल के बाद आप जो बोलते हैं वो सीधे अवचेतन में जाता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। क्या कैच है? सीधे कमांड देना यानी सीधे तौर पर कुछ करने को कहना अक्सर काम नहीं करता। सोर्स हमें एम्बेडेड कमांड्स की तकनीक के बारे में बताता है। एम्बेडेड कमांड्स, मैंने सोर्स में इसके कुछ उदाहरण देखे थे। जैसे अगर मैं किसी से कहूंगी कि तुम ये सॉफ्टवेयर खरीद लो या तुम्हें ये प्रपोजल मान लेना चाहिए, तो ये एक सीधा आदेश है। और कोई भी इंसान आदेश सुनना पसंद नहीं करता। बिल्कुल, उसका लॉजिकल दिमाग इसे तुरंत रिजेक्ट कर सकता है कि भाई तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। एग्जैक्टली। इसलिए हमें कुछ अलग तरह से बात कहनी होती है। इसे एक ट्रोजन हॉर्स की तरह समझिए। वो प्राचीन कहानी वाला। हाँ, जहाँ एक विशाल लकड़ी का घोड़ा था जो बाहर से एक साधारण तोहफा लगता था, लेकिन उसके अंदर सैनिक छुपे हुए थे। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। एम्बेडेड कमांड्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। आप अपने मुख्य आदेश को एक बहुत ही सामान्य और हानिरहित लगने वाले वाक्य के अंदर छुपा देते हैं। तो इसका कोई उदाहरण? सीधे ये कहने के बजाय कि तुम ये खरीद लो, आप कह सकते हैं, मुझे नहीं पता कि जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें खुद कितनी हैरानी होगी कि ये कितना पावरफुल है। ये बहुत ही चालाकी भरा है। मतलब अगर हम इस वाक्य के व्याकरण या बनावट को देखें तो हमने सीधे आदेश नहीं दिया, हमने बस एक संभावना जताई। बिल्कुल। लेकिन वाक्य के अंदर के शब्द जैसे तुम इसे इस्तेमाल करोगे और ये कितना पावरफुल है, ये सीधे अवचेतन मन में रजिस्टर हो जाते हैं। What is fascinating here is लॉजिकल दिमाग इस छुपे हुए कमांड को रिजेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये तो बस एक जनरल स्टेटमेंट है। हाँ, क्योंकि लॉजिकल दिमाग सोचता है कि आपने तो सिर्फ एक सामान्य सी बात कही है। वो किसी आदेश के खिलाफ तो लड़ सकता है, लेकिन एक संभावना या भविष्य की स्थिति के खिलाफ कैसे लड़ेगा? सही बात है। सबकॉन्शियस माइंड इन छुपे हुए निर्देशों को आसानी से स्वीकार कर लेता है और उन्हें अपने विचारों की तरह प्रोसेस करने लगता है। इसके ठीक बाद सोर्स में एक और शाब्दिक तकनीक का जिक्र है जिसे यस सेट कहा गया है। ये तकनीक मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। इसमें कहा गया है कि आप सामने वाले से लगातार 3-4 ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब 100% हाँ ही हो। हाँ, ये किसी भी बातचीत का रुख मोड़ने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। आप ऐसे सवाल डिजाइन करते हैं जिन्हें नकारा ही ना जा सके। जैसे अगर कोई ऑफिस मीटिंग चल रही है तो मैं पूछ सकती हूँ, क्या आप इस प्रोजेक्ट में सफलता चाहते हैं? बिल्कुल। क्या आप चाहते हैं कि हमारी टीम की प्रोडक्टिविटी और बेहतर हो? हाँ। क्या आप एक ऐसा आउटकम चाहते हैं जिससे कंपनी को फायदा हो? और जाहिर है दुनिया का कोई भी इंसान इन सवालों का जवाब ना में नहीं देगा। हर इंसान कहेगा हाँ बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब का असल जिंदगी में क्या मतलब है? मतलब 3 बार हाँ बुलवाने से अचानक क्या बदल जाएगा? ये एक मनोवैज्ञानिक शिफ्ट पैदा करता है। अगर मैं इसे सोचूं ना, तो ये किसी संगीत की लय सेट करने जैसा लगता है। मान लीजिए कोई ड्रमर एक खास बीट बजा रहा है और आप उसके साथ अनजाने में ही पैर थिरकाने लगते हैं। बिल्कुल सही। आपका दिमाग उस हाँ 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 की लय को पकड़ लेता है। एक बार जब दिमाग उस रिदम में सेट हो जाता है तो अचानक बीट तोड़कर कुछ अलग करना बहुत मुश्किल लगता है। What is fascinating here is कि ये सिर्फ एक संगीत की लय नहीं है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव इनर्शिया या दिमागी जड़ता के रूप में समझा जा सकता है। दिमागी जड़ता? हाँ, जब आप किसी को लगातार हाँ कहने की स्थिति में लाते हैं तो उनका दिमाग एक अग्रीमेंट मोड में आ जाता है। उनके सोचने की दिशा एक सकारात्मक रास्ते पर लॉक हो जाती है। तो जब वे हाँ बोल रहे होते हैं तो असल में उनका दिमाग आगे की बातों से सहमत होने की तैयारी कर रहा होता है। एग्जैक्टली। जब दिमाग बार बार सहमति जताता है तो वो एक पैटर्न बना लेता है, और फिर जब आप उस पैटर्न के ठीक बाद अपना मुख्य पॉइंट या अपना असली प्रस्ताव सामने रखते हैं तो दिमाग उस फ्लो को तोड़ना नहीं चाहता। हाँ, क्योंकि अचानक उस पैटर्न को तोड़ना, रक्षात्मक होना और ना कहना बहुत ज्यादा ऊर्जा की मांग करता है। इंसान का दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। बिल्कुल, जैसा हमने पहले इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वाले पॉइंट में डिस्कस किया था। सही कहा। इसलिए वो उस हाँ के प्रभाव में बहते हुए आपके मुख्य प्रस्ताव पर भी हाँ कहने के लिए बहुत हद तक तैयार हो जाता है। वाओ! तो अब तक की तस्वीर को अगर हम जोड़ें, हमने शरीर से मिरर किया, लीडिंग के जरिए उस कनेक्शन को टेस्ट किया, फिर शब्दों से एम्बेडेड कमांड दिए और यस सेट के जरिए एक हाँ का मजबूत माहौल बना लिया। बिल्कुल, बेस तैयार हो गया। शारीरिक और शाब्दिक रूप से एक यस मोड तैयार हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इंसान से अंतिम फैसला तुरंत कैसे करवाया जाए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोग अक्सर अंत में कह देते हैं, ठीक है मैं सोच कर बताऊंगी, या
हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया की सबसे शक्तिशाली और अगर सच कहूं तो सबसे खतरनाक तकनीक की एंट्री होती है। अच्छा, वो क्या है? भावनाओं को ट्रिगर करना, इमोशनल ट्रिगर्स। ओह, जैसा कि हमने शुरुआत में स्थापित किया था कि 90% फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशन से ड्राइव होते हैं। जब कुछ खास तरह की भावनाएं हावी होती हैं तो लॉजिकल ब्रेन पूरी तरह से सरेंडर कर देता है। सोर्स में 4 मुख्य भावनाओं का जिक्र है जो फैसलों को तुरंत ट्रिगर करती हैं। डर, इच्छा, उत्सुकता और जल्दबाजी, मतलब फियर, डिजायर, क्यूरियोसिटी और अर्जेंसी। बिल्कुल, इनमें से हर एक भावना अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब आप इनमें से किन्हीं 2 भावनाओं को एक साथ मिला देते हैं तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। 2 को एक साथ कैसे? इसका बायोलॉजिकल कारण ये है कि जब उदाहरण के लिए डर और जल्दबाजी एक साथ आते हैं तो हमारा सर्वाइवल ब्रेन एक्टिव हो जाता है। सर्वाइवल मोड। और जब सर्वाइवल ब्रेन एक्टिव होता है तो लॉजिक वाला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वस्तुतः शट डाउन हो जाता है। तो इसका कोई उदाहरण? हम इसे अपनी बातों में कैसे इस्तेमाल करते हैं? सोर्स एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण देता है जो हम अक्सर मार्केटिंग या सेल्स में देखते हैं। वो कहते हैं, अगर आपने अभी इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो ये हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। अरे हाँ, यहाँ आपने डर यानी मौका खोने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और जल्दबाजी यानी अभी एक्शन लेना है, इन दोनों को मिला दिया है। एग्जैक्टली। और ये कॉम्बिनेशन फैसले की गति को बहुत तेज कर देता है। उस वक्त लॉजिकल दिमाग को ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि क्या मुझे सच में इस चीज की जरूरत है या क्या मुझे और रिसर्च करनी चाहिए। हाँ, वो बस इस घबराहट में काम करता है कि कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं, मुझे अभी हाँ कहनी होगी। तो अगर हम इस पूरे सिनेरियो को एक रियल लाइफ सिचुएशन में रखकर देखें, मान लीजिए मैं किसी अहम मीटिंग में अपना कोई आइडिया पिच कर रही हूँ। ओके। पहला स्टेप, मैं सामने वाले को बारीकी से मिरर करती हूँ, उनके हाव भाव से तालमेल बिठाती हूँ और उनका भरोसा जीतती हूँ। बिल्कुल। दूसरा स्टेप, मैं यस सेट बनाती हूँ। मैं उनसे 3-4 ऐसे सवाल पूछती हूँ जिनका जवाब सिर्फ हाँ हो और उनके दिमाग को एक अग्रीमेंट मोड में ले आती हूँ। एकदम सही। तीसरा स्टेप, मैं एम्बेडेड कमांड्स के साथ एक इमोशनल ट्रिगर डालती हूँ, एक अर्जेंसी या उत्सुकता क्रिएट करती हूँ। इसका नतीजा क्या होगा? सोर्स के मुताबिक सामने वाला खुद बोलेगा, हाँ मुझे लगता है हमें यही करना चाहिए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसे यही लगेगा कि ये फैसला उसका अपना था। एग्जैक्टली। और यही एक सफल और अचूक इन्फ्लुएंस की पहचान है। सामने वाले को कभी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि उसे किसी दिशा में धकेला गया है या मैनिपुलेट किया गया है। उसे पूरी तरह से लगना चाहिए कि उसने ये फैसला अपनी आज़ादी और अपनी समझदारी से लिया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक पल के लिए रुकना होगा। मैं इस पूरी बात पर थोड़ा कड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। बताइए। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम सच में किसी के दिमाग को हैक कर रहे हैं। हम उसके ऑपरेशन सिस्टम में बिना इजाज़त घुस रहे हैं, कोड बदल रहे हैं और उसे अपनी मनमर्जी का काम करवा रहे हैं। क्या ये थोड़ा डरावना नहीं है कि कोई भी किसी भी वक्त हमारे साथ ऐसा कर सकता और हमें पता भी नहीं चलेगा? ये डरावना है, और सच कहूं तो इसे डरावना होना भी चाहिए। मनोविज्ञान की ये टूल्स बहुत गहरे हैं। देखो, कोई भी ज्ञान या तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल करने वाले की नीयत उसे ऐसा बनाती है। वो तो है। और हेनरिक फेजियस ने अपनी किताब के अंतिम हिस्से में इस बात पर बहुत जोर दिया है। ये शक्ति खतरनाक है। इन तकनीकों से आप यकीनन लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा मैनिपुलेशन लंबे समय तक टिकता है? बिल्कुल नहीं। और यही सोच की सबसे बड़ी एथिकल वार्निंग है। मान लीजिए आपने इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके किसी को ऐसी चीज बेच दी जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, या किसी से ऐसा एग्रीमेंट साइन करवा लिया जो उसके हित में नहीं था। उस पल के लिए तो सबकॉन्शियस माइंड हावी था। हाँ, लेकिन कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद जब उस इंसान का लॉजिकल दिमाग वापस काम करना शुरू करेगा तो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होगा। मतलब उसे अंदर से बेचैनी होगी। बिल्कुल। उसे लगेगा कि मैंने ये फैसला क्यों लिया, ये तो गलत लग रहा है। और जब उसे ये एहसास होगा कि उसके साथ खेल खेला गया है, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो इंसान भविष्य में कभी आप पर भरोसा नहीं करेगा, वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। मैनिपुलेशन आपको एक बार की जीत दिला सकता है, लेकिन ये आपके लंबे समय के रिश्तों और भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर देता है। हेनरिक फेजियस का एक कोटेशन है सोर्स में जो मुझे लगता है हर किसी को याद रखना चाहिए। वो कहते हैं, यूज इन्फ्लुएंस टू कनेक्ट, नॉट टू कंट्रोल। बहुत गहरी बात है। यानी प्रभाव का इस्तेमाल लोगों से गहराई से जुड़ने के लिए करो, उन पर नियंत्रण करने के लिए नहीं। If we connect this to the bigger picture,
तो यही वो बारीक सी लाइन है जो एक प्रभावशाली लीडर और एक मैनिपुलेटर को अलग करती है। कैसे? एक अच्छा लीडर इन तकनीकों का इस्तेमाल अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने, उनके भीतर के डर को खत्म करने और उन्हें एक बेहतर दिशा की ओर प्रेरित करने के लिए करता है। वो कनेक्ट कर रहा है। हाँ, वो उनके फायदे के लिए कर रहा है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी चेतावनी है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि हमारा अवचेतन मन ही हमारे 90% फैसलों का बॉस है। बिल्कुल। हमने मिररिंग से शुरुआत की, जहां हमने शारीरिक रूप से सामने वाले का गार्ड नीचे किया, फिर लीडिंग से उस अदृश्य कनेक्शन को टेस्ट किया, उसके बाद एम्बेडेड कमांड्स। हाँ, और यस सेट के जरिए दिमाग को एक सकारात्मक दिशा में लॉक किया, और अंत में इमोशनल ट्रिगर से उस फैसले को अंतिम रूप तक पहुंचाया। और पता है, सोर्स ये भी हिंट देता है कि ये तो बस शुरुआत है। अगले अध्याय में इस बात पर चर्चा होगी कि अजनबियों के साथ तुरंत भरोसा कैसे बनाया जाए, क्योंकि फैक्शियस कहते हैं कि ये गेम अभी बस शुरू ही हुआ है। गेम तो वाकई अभी शुरू हुआ है, और जो लोग इस गहन विश्लेषण को सुन रहे हैं उनके लिए ये जानकारी दोहरे काम की है। वो कैसे? पहला, जाहिर है, आप इन तकनीकों का समझदारी और नैतिकता के साथ इस्तेमाल करके अपनी मीटिंग्स में, अपने प्रेजेंटेशन में या अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने विचारों को ज्यादा प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये जानकारी आपके लिए एक ढाल भी है। जब आप इन तकनीकों को गहराई से जानते हैं तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि कब कोई सेल्समैन, कोई राजनेता या कोई विज्ञापन इनका इस्तेमाल आप पर कर रहा है। एग्जैक्टली। जानकारी ही मैनिपुलेशन से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। सही बात है। अगली बार जब कोई अनजान इंसान अचानक आपकी शारीरिक हरकतों की नकल करने लगे या आपसे लगातार 3 ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब सिर्फ हाँ है, तो आपके दिमाग की घंटी तुरंत बजनी चाहिए कि कहीं आपके लिए यस सेट तो तैयार नहीं किया जा रहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगली बार जब कोई कहे कि आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो तुरंत हाँ बोलने से पहले थोड़ा रुक कर सोचिएगा। हाँ, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा। खैर, आज की इस चर्चा को हम एक ऐसे विचार के साथ खत्म करना चाहते हैं जो इन सोर्स नोट से ही निकला है, लेकिन जो आपको एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करेगा। वो क्या है? देखिए, हम हमेशा इन तकनीकों मिररिंग, यस सेट, इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल दूसरों पर करने की बात करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम यस सेट और इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल खुद अपने ही अवचेतन मन पर कर सकते हैं? ओह, ये बहुत ही दिलचस्प एंगल है ना? क्या हम इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके खुद को रोज सुबह जल्दी उठने, अच्छी आदतें अपनाने या अपना टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ने के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं? वाह! अगर हम इन तकनीकों से दूसरों का ऑपरेटिंग सिस्टम हैक कर सकते हैं, तो क्या हम खुद अपना बैकग्राउंड सिस्टम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते? इस बारे में जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगले डीप डाइव में।